नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपसे प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपसे पार्ट 1 के अंतर्गत बात की थी कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से लेकर के कटीली झाड़ियाँ, लाइकेन आदि वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनको हमने चित्रों के माध्यम से भी देखा था, ठीक है। और ये भी हमने बात की थी कि सदाबहार वन कहाँ पे मिलेंगे, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी, और आपके जो पतझड़ वाले वन हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, वृष्टि छाया प्रदेशों का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पर है, विदर्भ क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था आपको कि जो वन होते हैं वे वर्षा का अनुसरण करते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में वो ऊंचाई का अनुसरण करते हैं, और ऊंचाई के अनुसार जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, जिससे वनस्पतियों में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसमें हमने माउंट केन्या के बारे में एक विकल्प के रूप में देखा था। इसके बाद हमने बात की थी आपसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, पार्ट 2 है आपका, ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं भारत में वनस्पतियों के बारे में। अभी तक हमने वनस्पतियों के बारे में चर्चा कर ली कि कहाँ पर कौन सी वनस्पति मिलेगी और क्यों मिलेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं भारत में। तो भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन, यानी हम इसे डिसिडियस फॉरेस्ट कहेंगे, यानी कि इसे आप ऐसे समझ लीजिए, वेट डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद है आपका कटीली वन तथा झाड़ियाँ अथवा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन अथवा आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। इसके कहने का मतलब ये है कि ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद है आपका पर्वतीय वन, यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट, और इसके बाद है आपका ज्वारी तथा मैंग्रोव वन, ठीक है, यानी कि टाइडल फॉरेस्ट आपके, ठीक है। तो 5 प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं। इस चित्र में आप फिर से देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी वनस्पति का विस्तार है। तो इस चित्र में आप देखोगे तो सबसे पहले सदाबहार वन, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन। तो आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार हिमालयी क्षेत्र में है। इसके बाद है आपका मानसूनी वन, यानी कि पर्णपाती वन। तो अब आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार इन क्षेत्रों में है। इसके बाद है आपका शुष्क वन। तो शुष्क वन का विस्तार पश्चिमी भारत और वृष्टि छाया प्रदेशों में है। इसके बाद है आपका मरुस्थलीय वन, ठीक है। तो दोस्तों, जो शुष्क वन है उनका विस्तार यहाँ पर है, लेकिन मरुस्थलीय वनों का विस्तार आपका यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। इसके बाद है ज्वारीय वन, ज्वारीय वनों का विस्तार आपका यहाँ पे है। इसके बाद है आपका पर्वतीय वन, ठीक है। तो पर्वतीय वनों का दोस्तों विस्तार यहाँ पर है, ठीक है, और जो सदाबहार वन है उनका विस्तार यहाँ पर है। थोड़ा बताने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। हमने आपको एक ऊपर चित्र दिखाया तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा भारत की वनस्पतियों के बारे में। इसमें आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं आपके इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि ये सदाबहार वनस्पति है आपकी। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आपके इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी मरुस्थलीय वनस्पति आपका इन क्षेत्रों में पाई जाती है। माउंटेन फॉरेस्ट आपका ये एरिया है। इसके बाद मैंग्रोव वनस्पति आपके जो ब्लैक स्पॉट हैं वो आपकी यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में, यानी कि उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और जो वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है,
उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। वर्षा वनों में वर्ष के अधिकांश दिनों में वर्षा होती रहती है। मान लीजिए कि 12 महीने होते हैं आपके साल भर में, तो यहाँ पर 9 महीने बारिश ही होती रहती है। ठीक है। परिणाम स्वरूप वृक्ष अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, जिससे ये वन हरे भरे होते हैं, यानी वर्ष भर ये हरे भरे ही बने रहते हैं, क्योंकि ये पत्तियां गिराते नहीं। वर्ष भर हरे भरे होने के कारण वर्षा वन को सदाबहार वन भी कहते हैं। ठीक है, यानी सदाबहार यानी सदा खिले खिले लगते हैं ये। सदाबहार वनों के वृक्षों की जो विशेषता है वह यह है कि यहाँ के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं, जैसे आबनूस, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, बांस, रबर और सिनकोना उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। दोस्तों, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो कौन कौन से हैं वृक्ष। आबनूस, महोगनी, इबोनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, बांस, रबर और सिनकोना। भारत का जो सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य है वो केरल है आपका। और केरल की अब लोकेशन आप याद करिए, केरल आपका यहाँ पर है। और केरल आपको पता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले केरल के मालाबार तट से ही टकराता है, यानी यहाँ वर्षा स्टार्ट यहाँ से होती है। ठीक है, और यहीं पर आकर के ख़त्म होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत का रबर उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। तो पहला कौन है? तो विश्व में पहला रबर उत्पादक देश थाईलैंड है आपका। उत्तरी सह्याद्री में वर्षा वनों को 16 के नाम से जाना जाता है। और हमने आपको बताया था कि ये आपका दक्षिण भारत है, यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी हिस्सा है उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, और सह्याद्री में जो वर्षा वन है आपके, यानी जो सदाबहार वन है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो 16 के नाम से जाना जाता है। इस चित्र में दोस्तों आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को दिखाया गया है, और इससे आप देख सकते हो कि कितने हरे भरे ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल यानी वर्षा भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में तो प्रत्येक दिन दोस्तों 4 बजे मूसलाधार वर्षा होती है। बिजली की गरज यानी बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ प्रतिदिन वर्षा होती है। तो इन्हें आप देख सकते हो, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे ऐसे ही बने रहते हैं जैसे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि जो वर्षा वन है यानी जो सदाबहार वन है, भारत में मुख्य रूप से 4 स्थानों पर पाए जाते हैं। अब वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये आपका अरब सागर भरा हुआ है। अरब सागर के बाद ये आपका तटीय मैदान है, इसके बाद आपका ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी यही वन मिलते हैं, और इस क्षेत्र में भी आपके यही वन मिलते हैं, यानी सदाबहार वन। इसके बाद है आपका हिमालय का तराई क्षेत्र। इसमें हमने आपको बताया था कि मान लीजिए आपका बृहद हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है, और आपका ये शिवालिक हिमालय है। तो शिवालिक हिमालय के बाद आपका एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है आपका भाबर। ठीक है, और भाबर के बाद जो क्षेत्र है आपका उसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र। तो इसी तराई क्षेत्र में आपके सदाबहार वन ही पाए जाते हैं। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत अर्थात शिलांग, पठार और आसपास के क्षेत्र में आपका यही वर्षा वन ही मिलते हैं। इसके बाद जो चौथा क्षेत्र है आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह वाला एरिया है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन आपको पता है, बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, चाहे आपका उत्तर पूर्वी मानसून हो या दक्षिण पश्चिम मानसून हो या आपके चक्रवात हों, यहाँ पे वर्षा होती ही रहती है, इसलिए इस क्षेत्र में आपके सदाबहार वन ही पाए जाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो ये लंबे वृक्ष होते हैं, और इन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है लगभग दोस्तों 100
मीटर के आसपास भी ऊंचाई इनकी हो सकती है। ठीक है, अत्यंत सघन होते हैं, जैसा कि आपने इस चित्र में भी देखा, इनकी सघनता आप देख सकते हैं। ठीक है, और जब सघनता इनकी ज़्यादा होती है तो दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है वो इनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका वृक्ष है, तो जो धूप है आपकी, सूर्य का प्रकाश है, वो आपकी धरातल तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि इनकी सघनता के कारण। ठीक है, अत्यंत सघन होते हैं और यहाँ पर जीवों तथा वनस्पतियों की विविधता बहुत ज़्यादा मिलती है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ पर शाकाहारी जीव अधिक पाए जाएंगे, क्योंकि शाकाहारी वनस्पतियों को ही खाते हैं, और तो शाकाहारी को खाने वाली मांसाहारी भी बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जीवों तथा वनस्पतियों की विविधता बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, यानी ये क्षेत्र जैव विविधता के मामले में बहुत ज़्यादा धनी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कठोर लकड़ी के भंडार, यानी इनमें, यानी जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है या सदाबहार वन है, उनमें जो पेड़ होते हैं आपकी, उनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत कठोर होती है। ठीक है, क्यों कठोर होती है? क्योंकि उनको वर्षा अधिक प्राप्त हो रही है, तापमान भी अधिक प्राप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा खाएगा पिएगा वो मजबूत भी तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इनको चूँकि खाना पीना बहुत ज़्यादा मिल रहा है इन वनों को, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, यानी कठोर होते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जो वनों की लकड़ी ज़्यादा कठोर होती है वह मानवीय प्रयोग के कम काम आते हैं। इसके अलावा ये इनकी सघनता इतनी ज़्यादा होती है कि इनको काट करके और किनारे पर ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए भी ये मानवीय प्रयोग के लिए कम है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो वनस्पति है भारत में पाई जाती है वो है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन अथवा पतझड़ वाले वन। ठीक है, मानसूनी का दोस्तों हमने आपको बताया था कि मानसून का मतलब है कि ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाना, हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाना। और ये ऋतु कौन कौन सी हैं? शीत ऋतु है एक आपकी, और एक आपकी ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, तो इन ऋतुओं के अनुसार हवा की दिशा में परिवर्तन होता है, वही आपका मानसून क्षेत्र होता है। तो दोस्तों मानसूनी वन देश के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, जहां मानसूनी पवनों द्वारा मौसमी वर्षा होती है। ठीक है, मौसमी वर्षा कहने का मतलब है जब शीत ऋतु आती है तो इस क्षेत्र में भीतरी भागों में वर्षा नहीं होती, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वर्षा होने लगती है, तो मौसमी वर्षा होती है मानसूनी पवनों से। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक तथा मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो वर्षा है आपकी वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, जबकि दोस्तों जो सदाबहार वन है वहाँ पर कितनी होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर, और मानसूनी वनों में कितनी हो रही है? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मानसूनी वन ही पाए जाते हैं, यानी भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पर जो वन मिलते हैं वो आपके पतझड़ या मानसूनी वन ही हैं। चूँकि मानसूनी वनों के वृक्ष शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पहले, यानी ठंडी जाने वाली है और गर्मी आने वाली है, यानी कि बसंत के समय में, बसंत काल जो होता है उसमें आप देखते हैं कि पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ों से। ठीक है, तो शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन या पर्णपाती वनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मानसूनी वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो इस प्रकार हैं, यानी कि इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो जैसे शीशम है, शौल है, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो पतझड़ वाले वनों के अंतर्गत ही आते हैं। चंदन मुख्य रूप से कर्नाटक और नीलगिरी के पर्वत में पाया जाता है। ठीक है, और नीलगिरी दोस्तों आपको पता है इसका विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में, 3 राज्यों में इनका विस्तार है। ठीक है, तो चंदन के वृक्ष आपके इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हो इन पतझड़ वाले वनों को।
ठीक है। इनमें आप देख सकते हो कि नीचे पत्तियां पड़ी हुई हैं ढेर सारी, ऊपर आप देख रहे हो कि पेड़ों में पत्तियां नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है ये बसंत काल का टाइम है, ठीक है। यानी शीत ऋतु अब जा रही है और गर्मियां आ रही हैं, इसलिए ये पेड़ क्या होते हैं, गर्मी में वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, यानी वाष्पोत्सर्जन इवेपोट्रांसपिरेशन से बचने के लिए ये पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां ही गिरा देते हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि जो मानसूनी वन है वो भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत में मानसूनी वन या पतझड़ वन मुख्यतः 2 क्षेत्रों में मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तर भारत के मैदान में, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान के बारे में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है, तो उसे आप जाकर देख भी सकते हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक पूरे पठारी भारत में आपके यही वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़कर पूरे पठारी भारत में मानसूनी वन मिलते हैं, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में आपकी कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। कटीली झाड़ियाँ मतलब मस्थलीय वन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़ दोगे तो पूरे पठारी भारत में आपके किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपके मानसूनी या पतझड़ वन वाले ही पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषताएं भी हम देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वाले वनों की कुछ विशेषताएं हैं कि इनमें मुलायम लकड़ी के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनको वर्षा बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। और हमने आपको पिछला बताया कि उनको वर्षा भी ज़्यादा मिलती है और तापमान भी ज़्यादा मिलता है, जिससे उनकी लकड़ी कठोर हो जाती है। तो चूँकि इन्हें वर्षा कम मिल रही है लेकिन तापमान इन्हें बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तापमान प्लस रहता है और वर्षा कम मिलती है, तो इसकी लकड़ी क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। और अगर मुलायम हो जाएगी तो इनकी आर्थिक उपयोगिता भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए शीशम, साल, सागौन, शाखू और चंदन के वृक्ष भारत में बड़े पैमाने पर काटे जाते हैं और इनका आर्थिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों हम सदाबहार वन और पतझड़ वनों में कुछ प्रमुख अंतर हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं इस चार्ट में। तो सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता, जबकि पतझड़ वन कम घने होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कम घने होंगे तो सूर्य का प्रकाश धरातल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। जो सदाबहार वन है ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आई तो हम बता दें कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन्होंने जनवरी के मौसम में आपका पत्तियां गिराई, इन्होंने जाकर के जुलाई में गिराई और इन्होंने जाकर के अक्टूबर में गिराई। तो कहने का मतलब है जब कि एक पत्तियां गिरा रहे होते हैं तो 2 पत्तियां नहीं गिरा रहे होते हैं, जिससे गिराने वाले पेड़ों का असर इन पर नहीं पड़ता, इसलिए ये हमेशा सदाबहार ही दिखाई देते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो पतझड़ वन है ये वन वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, और वो निश्चित समय कौन सा होता है, जब कोल्ड यानी कि जब विंटर सीजन आपका जा रहा होता है और जब समर सीजन है आपका आ रहा होता है, तब ये एक निश्चित समय पर पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। इसके बाद है सदाबहार वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि जो पतझड़ वन है ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं जहां पर जो वर्षा है वो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और जो सदाबहार वन है ये 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे है सदाबहार वन। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट और हिमालय के तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं, जबकि जो पतझड़ वन है ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम वृष्टि छाया प्रदेशों को छोड़ दें
तो वन आपके पूरे पठारी भारत में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, चूँकि वीडियो आपका लंबा हो रहा है, ठीक है, तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। और इस वीडियो में हमने दोस्तों आपसे बात की कि भारत में जो वन पाए जाते हैं वो कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और ज्वारीय वन। इसमें से हमने आपसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में बात की, उनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, और कितनी वर्षा पर ये वन मिलते हैं, इनकी सघनता क्या होती है, ये भी हमने देखा। और ये वन मुख्य रूप से भारत में 4 स्थानों पर पाए जाते हैं, उनके भी बताया आपको कि पश्चिमी घाट, हिमालय का तराई क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत के राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इनकी विशेषताओं पर भी चर्चा की। इसके बाद हमने उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन तथा पतझड़ वन देखे कि ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कितने से कितने वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, इन्हें पतझड़ वन क्यों कहा जाता है, इनमें आने वाले वृक्षों के नाम कौन कौन से हैं वो भी हमने बताया आपको। इसके बाद ये भी बताया कि भारत में जो मानसूनी वन है वो 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी आपको बताया। इसके अलावा हमने उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर भी चर्चा की। इसके बाद हमने सदाबहार वनों और पतझड़ वनों में अंतर को भी प्रमुखता से देखा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो प्राकृतिक वनस्पति के चैप्टर को हम समाप्त कर लेंगे। तो उसी समय आपको PDF भी अगले चैप्टर में प्रोवाइड करा दिया जाएगा या अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।